चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। शॉर्ट में इस चैप्टर को क्या कह दिया जाता है? PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP शॉर्ट में इसको ये कह देते हैं। इसको हम लोग थर्ड हेड बोलते हैं इनकम टैक्स का। पहला सैलरी आप लोगों ने पढ़ा है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है, और तीसरा ये PGBP, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। व्यवसाय, बिजनेस बोलते हैं व्यवसाय हिंदी में, प्रोफेशन पैसा, इन दोनों में भी फर्क है। व्यवसाय बिजनेस किस चीज का होता है? बिजनेस। और प्रोफेशन में फर्क है क्या? एक ऑक्यूपेशन होता है, एडवेंचर होता है, वेंचर होता है, कई सारे शब्द सुने होंगे आप लोगों ने। ये देखो, बिजनेस में गुड्स का होना जरूरी है। बिजनेस तभी माना जाता है जब आप गुड्स या तो मैन्युफैक्चर करते हो, बना के फिर बेचते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी हो, या खरीदते हो बेचते हो। खरीदते हो बेचते हो वो भी इसमें आता है। इन बिजनेस के आपने सुने होंगे 3 टुकड़े हो जाते हैं बिजनेस में। एक तो आता है मैन्युफैक्चर, और क्या आता है? ट्रेड, व्यापार, और क्या आता है? थर्ड, कॉमर्स। सुना क्या? 11वीं क्लास में आते हैं ये, 11th में। बिजनेस के 3 पार्ट बन जाते हैं। बिजनेस में कोई चीज को बना के बेचना, दैट इज आल्सो बिजनेस। एनी परचेज एंड सेल ऑफ मटेरियल और गुड्स, कोई बना बनाया खरीदना बेचना, वो भी क्या है? बिजनेस। दुकान, बहुत सारी दुकानें आप देखते हो, कपड़ा, कोई खाने पीने का सामान, कोई किराने का सामान खरीदते बेचते हैं। वो जैसा है वैसा ही खरीदते हैं, वैसा ही बेच देते हैं, वो ट्रेड कहलाता है। और इन दोनों से जुड़ी हुई कई तरीके की सेवाएं मिलती है, उनको कॉमर्स बोलते हैं। उनको हम हालांकि कॉमर्स में शामिल करते हैं। जैसे किसी बिजनेस के टुकड़ा है, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सेवाएं जो है बिजनेस में मदद करती है ना हमारी, तो इन सबको क्या कहा जाता है? कॉमर्स। ये व्यापार के पार्ट। वेंचर और एडवेंचर, ये भी सब किस में आते हैं? बिजनेस में। ऑक्यूपेशन भी बिजनेस में आता है। ऑक्यूपेशन क्या होता है आपको ये बता सको तो? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जो काम करते हैं, हाँ, जिसमें स्किल का इस्तेमाल हो। जैसे मान लो एक टेलर शॉप है, टेलर कपड़े सिल के देता है, वो क्या माना जाएगा? उसको बिजनेस कहेंगे या प्रोफेशन? वो भी बिजनेस है, प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस। वो ऑक्यूपेशन कहलाता है, उसका रोजगार है। जैसे मान लो कोई टेलर है, कोई हेयर सैलून है, कोई फर्नीचर हाउस है, कोई प्लम्बर की दुकान है, कोई इलेक्ट्रीशियन की, रिपेयरिंग की, होती कि नहीं होती है सारी दुकानें? ये सब क्या है? ऑक्यूपेशन। अलग अलग, कोई ज्वेलरी बनाता है तो वो सब उसकी ऑक्यूपेशन हो गई, छोटी मोटी चीज रिपेयर करके देता है। ऑक्यूपेशन को भी किसमें डालेंगे? बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या डालते हैं फिर? ये सब ऑक्यूपेशन, एडवेंचर, वेंचर, ये सब बिजनेस में आ गए। कोई भी नया काम शुरू करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जिससे आप कमा रहे हो, तो वो सब वेंचर इसमें आएंगे बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन में वो चीज आती है जिसके लिए बाकायदा स्पेशल स्टडी की जरूरत पड़े, जिसके लिए बाकायदा डिग्री की जरूरत पड़े, जिसका काम आप करते हो तो उसके अंदर आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, और बदले में सामने वाले से फीस लेते हो। सामने वाले से क्या लेते हो? फीस। स्पेशल डिग्री, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल इंस्टीट्यूट के मेंबर, और आप सामने वाले से क्या लेते हो? फिर उस काम की फीस। वो कहलाती है प्रोफेशन। लाइक हम CS है तो CS प्रोफेशन है, सीए भी प्रोफेशन है, डॉक्टर भी प्रोफेशन है, इंजीनियर भी प्रोफेशन है, एडवोकेसी वकालत वो भी प्रोफेशन है। टीचिंग, अगर मैं कोचिंग चला रहा हूं, इट इज आल्सो ए प्रोफेशन। ये भी क्या कहलाएगा? प्रोफेशन।
कि मेरी इनकम होगी, मेरे को जो इनकम टैक्स का मैं रिटर्न भरूंगा, ऑडिट करवाऊंगा, अगला पूछेगा किससे कमा रहे हो, मैं प्रोफेशन बोलूंगा। ये इतने ही नाम नहीं है, बहुत सारे। कोई जैसे इंटीरियर डिजाइन करने वाला हुआ, कोई आर्किटेक्ट हुआ, वो सब भी, और भी ऐसे कई सारे नाम आपको आगे बताऊंगा। कोई फिल्म आर्टिस्ट हुआ, वो भी इसमें आ जाएंगे, प्रोफेशन में आ जाएंगे वो लोग। हालांकि ये बात ज्यादा डिस्कस नहीं करनी अपने को मेन टॉपिक पे आना है। देखो, बिजनेस और प्रोफेशन, इन दोनों से हम लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट पे टैक्स कैसे लगेगा, क्या नियम कायदे मानने पड़ेंगे, वो सारा आप इस टॉपिक में पढ़ोगे कि बिजनेस और प्रोफेशन, इन दोनों से होने वाली इनकम किस तरीके से निकाली जाती है। हम जनरली इनके लिए P&L अकाउंट बनाते हैं। व्यापारी लोग कौन सा खाता बनाते हैं? P&L। प्रोफेशन जो लोग चलाते हैं वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपने सुना होगा, डॉक्टर, सीए, वकील, CS, हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं तो मेरा खाता P&L नहीं बनेगा, ईयर एंड पे क्या बनेगा? मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और उससे निकलेगा सरप्लस कितना हुआ, डेफिसिट घाटा कितना हुआ। P&L से क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस। बात कुल मिला के सेम सी है, कोई फर्क नहीं है। बस P&L में माल खरीदते बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गुड्स का नहीं, सर्विस का लेन देन होता है। तो इन दोनों का ही इनकम और खर्चा निकालना आप लोगों को मैं बताऊंगा। ध्यान से एक चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस, पहले मीनिंग बिजनेस का दे रखा है। देखिए, बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस में क्या शामिल है? ट्रेड, और क्या शामिल है? कॉमर्स, और क्या शामिल है? मैन्युफैक्चर। ये तीनों टुकड़े, कॉमर्स, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। एंड एनी अदर एक्टिविटी, या और कोई एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। और भी कोई गतिविधि जो प्रॉफिट लॉस कमाने के लिए की जाती है। जैसे मान लो किसी ने कोई पार्क बना रखा है, किसी ने कोई सिनेमा थिएटर बना रखा है, उन सबकी वो टिकट लेते हैं, वो भी किस में आएगा? सर्कस है तो सर्कस भी, वो भी किस में आ जाएगा? अगले का बिजनेस है, प्रोफेशन में नहीं आएगा। प्रोफेशन में सिलेक्टेड चीजें आती हैं जिनके लिए बाकायदा स्पेशल नॉलेज, स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल ज्ञान की जरूरत हो, वो आएगी। तो बिजनेस में क्या क्या आ जाएगा? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर एंड एनी अदर एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। फिर आता है मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। इसका मीनिंग आ रहा है प्रोफेशन, पैसा। पैसे वो लोग कई बार बोल देते ना, अपने जो बनने जा रहे हैं वो प्रोफेशनल पर्सन बनने जा रहे हैं। आप CS बन जाओगे, यू विल बिकम प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहना पड़ता है। जैसे हमें कोई व्यक्ति कहे, हमारा, जैसे टीचर का भी बोले, तो हमारा मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम प्रोफेशनल बन गए ना, एक CA है, एक डॉक्टर है, आप उसको कहोगे तो वो क्या ये कहेगा क्या कि मेरा मेन मकसद पैसा कमाना है? एक डॉक्टर ऐसा बोल सकता है कि मैं पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनाऊं? क्या टीचर ऐसा बोल सकता है कि मैं पैसे कमाने के लिए टीचर बनाऊं? नहीं बोल सकते ना। अवर प्राइमरी पर्पज इज सोशल सर्विस। हमारा प्राइमरी पर्पज क्या कहलाएगा? सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। और उसके बदले में हम लोग क्या लेते हैं? फीस लेते हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं उससे समाज का कुछ ना कुछ भला होता है, इसलिए क्या कहलाता है? सोशल सर्विस। तो प्रोफेशन में क्या करा है? व्हेन ए पर्सन, जब कोई व्यक्ति अर्न, कमाए, किससे कमाए? थ्रू सेल ऑफ हिज सर्विस। जब कोई व्यक्ति अपनी सर्विस को देकर के कमाए। व्हेन ए पर्सन अर्न, जब कोई व्यक्ति कमाता है थ्रू सेल ऑफ हिज सर्विस। किससे कमाता है कोई व्यक्ति? अपनी सर्विस को बेच करके। विच इज रिक्वायर्ड स्पेशल लर्निंग, और जो सर्विस में दे रहा हूं उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेशल लर्निंग की, क्वालिफिकेशन, बाकायदा डिग्री की जरूरत पड़ती है। इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो उसे क्या कहेंगे? प्रोफेशन। लाइक CS, CA, इंजीनियर, एडवोकेट, डॉक्टर, ये सब हम लोग क्या है? प्रोफेशनल। तो वैसे दोनों मिलते जुलते हैं, कई बार हमें कंफ्यूजन भी हो जाएगा कोई चीज को कि सर ये बिजनेस में आता है कि प्रोफेशन में। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस के भी वही नियम आएंगे, प्रोफेशन के भी वही नियम आएंगे, कोई अलग नहीं है। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन दोनों इसी में आएंगे। बिजनेस की इनकम और प्रोफेशन की इनकम दोनों के लिए सेम नियम आने वाले हैं। अब देखिए, मीनिंग आ गया। अब रियल में ये चैप्टर शुरू हो रहा है। इस चैप्टर में आप सेक्शन जो पढ़ोगे 28 से चालू हो जाएगी। सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन आएगी, वहां से लेकर के, और कहां तक चलेगा ये चैप्टर? सेक्शन 44, 45 भी है केस में, 44।
28 से लेके 44 तक कितने सेक्शन हो गई? लगभग 16-17 सेक्शन आ गई इसमें, जिसमें सारी अच्छी अच्छी आएगी सेक्शन। आप चैप्टर पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा, सब कुछ ठीक है। दिक्कत क्या हो जाती है, चैप्टर पढ़ने के 15 दिन बाद में आपको कोई पूछता है पीजीबीपी कभी पढ़ाया ही नहीं अभी, आप कई जने तो ये जवाब दे दोगे। मतलब 15 दिन बाद में वो साफ हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है। बाकी रूल सारे समझ में आएंगे, सारे नोट्स बहुत अच्छे से बनाए हुए, बहुत ही अच्छे से, हर एक लाइन सोच समझ के लिखी हुई है, बहुत ही अच्छा मैटर बनाया हुआ है हमारा। प्रॉब्लम वही है, आप लोग साथ में एक बार लर्न किया करो, टेस्ट को सीरियसली दिया करो। टेस्ट के माने क्या होता है, वो चैप्टर वापस आप रिवाइज कर लेते हो, तो वो चीज जरूरी है। एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद में दूसरी बार आप रिवाइज कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आपको हेडिंग आ रहा है सेक्शन 28। मेरी खास बात ये भी है, सेक्शन वाइज चलूंगा पूरे चैप्टर में, 28 फिर 29 30 31 32। तो इससे आपको बीच में ये नहीं रहता कि बीच में कोई नियम उल्टा पुल्टा आ गया, वो नहीं आएगा। अब सेक्शन आ रही है सबसे पहले 28, जिसको चार्जिंग सेक्शन बोलेंगे। चार्जिंग का मतलब इसी सेक्शन की वजह से ये हेड पैदा होता है। वैसे इसका हेडिंग क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें सेक्शन 28 का, इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीपी, कि वो कौन कौन सी इनकम है जो इस पीजीबीपी हेड में आती है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में क्या क्या इनकम आती है, आप कहोगे सब बिजनेस की आएगी। जैसे मैं कहूं मेरे कौन सी इनकम आएगी, मैं बिजनेस कर रहा हूं या प्रोफेशन? प्रोफेशन। मेरे से आपसे जो मेरे को फीस मिलेगी वो आएगा। मैं कोई आप लोगों से कमीशन लेता हूं, कोई काम करता हूं, तो उसका वो भी आ जाएगा। मैं इसके अलावा और कुछ करूं वो इसमें आएगा क्या? जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट की कॉपी चेक करता हूं, सीए की, सीएस की, वो अदर सोर्स में चला जाएगा। मैं शेयर का भी लेन देन करता हूं, शेयर बेचने से, म्यूचुअल फंड से इनसे कमाता हूं, वो भी अदर सोर्स में। वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस नहीं है, इसलिए वो भी किस में चला जाएगा? अदर सोर्स। तो और भी कई सारी इनकम हो सकती है जो, लेकिन वो किस में चली जाएगी? अदर सोर्स। समझ रहे हो बात को? तो अब इसमें लेकिन बहुत सारे नाम आएंगे, और ये सबसे पहली सेक्शन है ना 28, ये ही थोड़ी रटने वाली है, बाकी आगे सब समझने वाली आएगी। बाकी सब समझने की है, ये सेक्शन थोड़ी सी कैसी है, रटने के ऊपर है, कि इसमें आपको लॉजिक क्या करने पड़ेंगे? रटने पड़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम आती है। सुनो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है। पहला पॉइंट, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी गेन होगा, मतलब पीएनएल का जो भी प्रॉफिट आएगा, इसका पीएनएल का जो भी प्रॉफिट आएगा वो कौन से हेड में आता है? पीजीबीपी में। ये तो सिर्फ बोलने की बात ही नहीं होनी चाहिए कि सर पीएनएल का सीआर का टोटल, पीएनएल का डीआर का टोटल, दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। तो बिजनेस से जो कमाया, प्रोफेशन से जो कमाया, उस पर टैक्स इस हेड में लगेगा। मेन इनकम तो यही है, पीजीबीपी का मेन इनकम तो यही है, लेकिन और भी कुछ नाम लिखे हुए हैं जो बिजनेस के अंदर ही शामिल होंगे। कौन कौन से नाम आते हैं वो देखिए। सेकंड आ रहा है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन मैनेजिंग द होल ऑफ अफेयर ऑफ इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी इन इंडिया एट टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट, कंपनसेशन। अगर किसी व्यक्ति को कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को कंपनसेशन मिला है, और वो क्या चीज का मिला है, देखो कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है कौन से व्यक्ति को? जो मैनेज करता है द होल ऑफ अफेयर, जो कोई कंपनी के पूरे मामलों को मैनेज करता हो, कंपनी के मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को। कौन होता है मैनेजमेंट करने वाला? डायरेक्टर या एमडी। मैनेजर वो लोगों की बात कर रहा है, ये डायरेक्टर, एमडी या मैनेजर। उन लोगों को अगर कोई कंपनसेशन मिला है जो कंपनी के, इंडियन कंपनी के पूरे कामकाज को मैनेज करते, ऑल ऑफ द अफेयर, पूरे कामकाज को मैनेज कौन करता है? जनरली मैनेजर, एमडी या डायरेक्टर। और एनी अदर कंपनी, या तो कंपनी कौन सी है? इंडियन, या फिर कौन सी है? एनी अदर का मतलब फॉरेन की कंपनी इन इंडिया, लेकिन आप मैनेजमेंट कहां का देखते हो? इंडिया का। एट टर्मिनेशन, और आपको वो कंपनसेशन कब मिला? टर्मिनेशन के समय। ये क्या होता है टर्मिनेशन? जब कंपनी ने आपको जॉब से छुट्टी कर दी, टर्मिनेशन कर दिया,
या मॉडिफिकेशन, आपको जॉब की शर्तों में कोई परिवर्तन कर दिया, ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, टीएनसी बदल दी, आपको कंपनसेशन मिल रहा है। जैसे मान लो मैं कोई कंपनी का एमडी हूं, 5 साल के लिए कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया था, 5 साल। कंपनी ने मेरा कामकाज कुछ ज्यादा अच्छा लगा, 2 साल बाद छुट्टी कर रही है मेरी कंपनी, 5 साल की जगह 2 साल बाद, मतलब काम अच्छा नहीं कर रहा मैं, तो 2 साल बाद छुट्टी कर रही है। इसमें आप कंपनी एक्ट में पढ़ोगे, अगर ऐसे वो छुट्टी करती है ना, तो बाकी 3 साल की सैलरी मैं कंपनी से लेने का हकदार हूं। मैं कंपनी को कहूंगा 5 साल की बात बोली थी आपने, कितने साल बाद निकाल रहे हो, 2 साल में ही, तो 3 साल की सैलरी लाओ। अगर 3 साल बाद निकाल रहे तो बचे कितने, 2 साल, 2 साल की सैलरी लाओ, करोड़ों में हो सकती है सैलरी एमडी की और की। अब मान लीजिए कंपनी ने मुझे 3 करोड़ रुपए दिए, बिना काम करे निकाल दिया कंपनी ने, और 3 करोड़ रुपए दिए, तो वो 3 करोड़ रुपया जो कंपनसेशन मिला है वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो, सैलरी में नहीं आएगा। सैलरी में तो एम्प्लॉइज का आता है, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं, कौन हो कंपनी का, एमडी, डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, उनमें से कोई हो, और मेरे को कंपनी ने निकाल दिया, निकालेगी तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, बाकी बचे हुए पीरियड का देंगे, और उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। और वो कौन से हेड में आएगा, बिजनेस की। क्योंकि मैं एम्प्लॉय होता तो सैलरी हेड में चला जाता, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैनेजमेंट करता हूं, तो वो कौन से हेड की इनकम बन जाएगी मेरी, बिजनेस की। बोलो कोई डाउट हो तो इस दूसरे पॉइंट में। कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन मैनेजिंग द होल ऑफ द अफेयर ऑफ इंडियन कंपनी, या तो कोई इंडिया की कंपनी के पूरे कामकाज को मैं चेक करता हूं, या और कोई फॉरेन की कंपनी, लेकिन उसका काम कहां का, इंडिया का, और उससे मुझे कंपनसेशन मिला है, किस वजह से, मेरे को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया, या फिर मेरे को क्या कर दिया गया, मैनेजमेंट से मॉडिफिकेशन, मेरी कोई जॉब की प्लेसमेंट चेंज हो गई, उसकी शर्तें बदल गई, इस वजह। थर्ड पॉइंट देखिए, फिर थर्ड में भी क्या आ रहा है, एनी पर्सन होल्डिंग एजेंसी, अगर मेरे पास किसी कंपनी की एजेंसी है इन इंडिया, इंडिया में, इन कनेक्शन विथ, और मुझे कंपनसेशन मिल रहा है, किसके संबंध में मिल रहा है, विथ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। इसके शुरू में आप कंपनसेशन वर्ड लगा लो, कंपनसेशन टू एनी पर्सन, कंपनसेशन वर्ड और लगा दो शुरू में, कंपनसेशन टू एनी पर्सन, तो एनी पर्सन तो लिखा हुआ है, कंपनसेशन शब्द और जोड़ दो। पहले वाले में तो कंपनसेशन मिल रहा था रिसीव्ड टू ए पर्सन, मैनेजमेंट पर्सन, एक मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को मिल रहा था, और थर्ड में कंपनसेशन किसको मिल रहा है, कंपनसेशन रिसीव्ड टू ए पर्सन होल्डिंग एजेंसी, तो ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो क्या संभालता है, कोई कंपनी की एजेंसी, और उसकी एजेंसी समय से पहले टर्मिनेट कर दी गई या मॉडिफाई कर दी गई। एजेंसियां तो सुना होगा ना, मान लो मेरे पास कोई कंपनी की एजेंसी है, कोई कंपनी की, कपड़े की कंपनी हो सकती है, कोई और कोई खाने पीने का सामान की, कोई अपने घरों के किराने के सामान की, हर चीज की एजेंसी होती है। मान लो मेरे पास कोई चॉकलेट की एजेंसी है, मेरे पास कोई बिस्किट की एजेंसी है, और वो एजेंसी मैंने 5 साल के लिए ली थी, 1 करोड़ रुपया अगले को दिया था, एजेंसी ली थी, एजेंट बनाता मैं। अब वो 2 साल बाद में मेरे को एजेंट से हटा रहे, तो मेरी गलती हो चाहे नहीं हो, मैं उनसे कंपनसेशन ले सकता हूँ। अगर मेरी गलती है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, गलती नहीं है तो मिलेगा। और वो कंपनसेशन जो भी मिलेगा उस पर भी कौन सी हेड में टैक्स लगता है, पीजीबीपी में। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये 10 पॉइंट थोड़े हार्ड आएंगे, रटने वाले से समझाने को मैं सारे समझा रहा हूँ, फिर भी आप कोशिश करो इनको याद रखने की। तो पहला, पीजीबीपी हेड में कौन सी इनकम आ जाती है, पीजीबीपी की, बिजनेस की। दूसरा, जो कंपनसेशन रिसीव्ड होता है किसको, मैनेजरल पर्सन को, जो मैनेजमेंट संभालते हैं उन लोगों को। तीसरा, कंपनसेशन रिसीव्ड होता है किसको, कोई एजेंसी को, एजेंसी जिस व्यक्ति की टर्मिनेट हो गई या मॉडिफिकेशन हो गया। चौथा, फोर्थ पॉइंट देखिए, इनकम रिसीव्ड, अगर कोई इनकम मिली है ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन को, प्रोफेशनल एसोसिएशन को, या ऐसी कोई एसोसिएशन को, फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विस, कोई सर्विस देने से, परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर, अपने सदस्यों को कोई सेवा देने से इनकम हुई। इनकम किसको इनकम हो रही है, टू ट्रेड एसोसिएशन, या तो कौन सी है वो, ट्रेड एसोसिएशन, या फिर कौन सी है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, या फिर कौन सी है,
सिमिलर एसोसिएशन, एसोसिएशन को कोई इनकम हो रही है, ये खाली थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे, इनसे प्रैक्टिकल नहीं बनेगा कुछ भी। एसोसिएशन क्या होती है, जैसे मान लो कोई व्यापारिक संगठन बना रखा है, आपने सुना होगा ना सिक्कर व्यापार संगठन, या आपने 40 का नाम सुना हो, ये ऐसे व्यापार संगठन बने में एसोचैम। तो मान लीजिए कोई व्यापार संगठन बना रखा है, 1000 व्यापारी उसके मेंबर है, सब लोगों से हमने चंदा इकट्ठा किया साल का 1000 रुपया, 1000 इंटू 1000 10 लाख रुपए इतने हो गए। अब सदस्यों के फायदे के लिए जैसे मान लो कहीं कोई शौचालय बना दिया, कहीं कोई प्रोग्राम करवा दिया, कोई उनके फायदे की कोई चीज करवा दी, साल भर एक्टिविटी चलती रही, लास्ट में 2 लाख रुपए बच गए, 10 लाख रुपए से किए 2 लाख रुपए बच गए, वो क्या मानी जाएगी उसकी इनकम। प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशन की क्या बन गई वो इनकम। अब उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा एसोसिएशन को, किसकी इनकम मानी जाएगी वो, पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, जो भी संस्था ने कमा लिया वो पैसा। ऐसे ही प्रोफेशनल एसोसिएशन भी हो सकती है कि मान लीजिए हम सब सीएस लोग मिलकर के एसोसिएशन बना लें और चंदा इकट्ठा करें, उससे सोसाइटी का टाइप का मतलब खर्चा वगैरह करते नहीं, प्रोग्राम करते नहीं, फिर जो पैसा बच जाएगा वो किस साइड का इनकम बन जाएगा, पीजीबीपी का। तो इनकम जो ट्रेड प्रोफेशनल या ऐसी कोई एसोसिएशन की इनकम हो वो। पांचवा एक्सपोर्ट इंसेंटिव, पांचवा क्या करा है, एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई इंसेंटिव। हम अगर बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करते हैं, आयात निर्यात, तो सरकार हमेशा क्या चाहती है आपको बताऊं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है, निर्यात ज्यादा करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, और उसके लिए वो तरह तरह की स्कीम देती है, छूट देती है, टैक्स की रिफंड दे देती है, और इंसेंटिव देती है, रिवार्ड देती है, बहुत सारे पर्पस चलाती है। और वो एक्सपोर्ट का इंसेंटिव है, वो बिजनेस करा है तभी तो एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है तो वो हमें लालच मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, वो भी कौन से हेड की इनकम मानी जाएगी, पीजीबीपी, जो भी एक्सपोर्ट करने से फायदा मिल रहा है। जैसे आगे कुछ नाम भी लिख रखे, हालांकि ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। छठवां बेनिफिट और प्रिक्विजिस्ट, बेनिफिट या प्रिक्विजिस्ट मिल रहे किसको, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्रोफेशन से मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, जैसे मान लो मैं प्रोफेशन चला रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को मेरा कस्टमर, मेरा स्टूडेंट मुझे कुछ गिफ्ट देता है। अब वो गिफ्ट मान लो 1000 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, वो बेनिफिट हो गया। सैलरी रेट में तो आपने क्या पढ़ा था, 5000 तक का गिफ्ट फ्री होता है ना, याद है क्या। और यहाँ पे क्या नियम है कि अगर कितने का भी गिफ्ट मिला है वो पूरी बिजनेस की इनकम बन जाएगी। अगर वो गिफ्ट किससे मिला हो, बेनिफिट या गिफ्ट किससे मिला हो, क्लाइंट या कस्टमर से। मेरे को कोई 5000 का गिफ्ट देगा तो पक्का 10000 का मेरे से फायदा भी लेगा, फ्री में थोड़ी देगा। वो कहेगा कि सर मैंने आपको गिफ्ट दिया था, मेरी फीस थोड़ी लोगे, बात बराबर हो गई। तो वो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, बेनिफिट का फायदा भी लेगा। तो वो बेनिफिट किस में आ जाएगा, पीजीबीपी में। डॉक्टर को, सीए को, सीएस को बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहते हैं। आपको मैं बताऊं, डॉक्टरों के कभी आप जाना केबिन के अंदर तो वहां चारों दीवारों पर कुछ ना कुछ टंगे हुए मिलेंगे। एमआर आते हैं, कोई उनको घड़ी दे जाएगा, कोई कुछ दे जाएगा, कोई चीज, हर वो महीने 2 महीने से कोई ना कोई चीज दे जाते हैं। लेकिन वो अपना फायदा तो देखते ही है ना वो, तो वो फायदा है, इससे वो जो भी गिफ्ट मिलेगी वो कौन सी इनकम, पीजीबीपी। या कोई प्रिक्विजिस्ट मिल रही है, कोई सुविधा, सुविधा भी हो सकता है, कोई कस्टमर मुझे सुविधा देता हो। जैसे मान लो कस्टमर ने अपना गोदाम दे दिया मेरे को माल रखने के लिए कि सर गोदाम रखो फ्री में, कोई भाड़ा नहीं लेंगे आपसे। अब वो भाड़ा नहीं लेंगे तो भी मेरा भाड़ा बच गया कि नहीं बच गया, मेरा भाड़ा अगर और कोई व्यक्ति से लेता तो लगता, वो भाड़ा बच गया। और मेरे और उसके बीच में रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं, कौन सा रिलेशन है, मैं बिजनेसमैन हूं, वो मेरा क्या है, कस्टमर या क्लाइंट। उसने मेरे को कोई चीज दी है, फ्री में दी है, तो जितना रुपया उसका बनता है वो कौन सी हेड की इनकम बन जाएगी, पीजीबीपी। क्लाइंट से मिलने वाला गिफ्ट, क्लाइंट से मिलने वाली कोई भी फैसिलिटी। वो डाउट नहीं आ रहा क्या, कैसे क्या शांत बैठे हो या चुप, वैसे पीजीबीपी का चैप्टर पहले डरा दिया इससे चुप हो गए। डरने की बात नहीं है, इनकम टैक्स में क्या होगा, चैलेंज पे चैलेंज आता आएंगे, हिमालय पे भी चढ़ जाएंगे ना ऊपर, दूसरी आपको फिर एक पहाड़ी और दिखेगी, वो स्थिति है। एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे में चैलेंज, दूसरे के बाद तीसरे में।
चैलेंज का मीन इनको रूल्स को याद रखना होता है, बात सीधी सी बस इतनी है, क्लियर। 8वां पॉइंट देखिए इसके बाद में, पार्टनर रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट। 7वां छोड़ दिए कि मैंने फिर? अच्छा 7th ही चल रहा है। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी, फर्म से जो सैलरी मिले, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट। देखो ध्यान से सुनना, इसको लेकर के बहुत माथापच्ची होती है। ये 7वां पॉइंट हर बार आता है करीब एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके साथ में के। पार्टनर जो होता है ना, कोई फर्म, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है और उससे सैलरी ले रहा है कोई पार्टनर, जैसे मान लो ये कोचिंग भी मैंने पार्टनरशिप में कर रखी है और मैं इस फर्म से सैलरी लेता हूँ, भाई वैसे तो मैं एक ही पार्टनर हूँ, दूसरे पार्टनर को तो डमी बना रखा है, अब मैं सैलरी लेता हूँ, मैं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, साल की मुझे सैलरी भी चाहिए, तो वो पार्टनर की सैलरी खुद मालिक खुद को ही सैलरी दे रहा ना एक तरह से, मैं ही मालिक हूँ और मैं ही खुद को सैलरी दे रहा हूँ, तो ये सैलरी एड में नहीं आएगा। वहां याद हो तो एक्सेप्शन भी था सैलरी एड में, ये चीज सैलरी की बजाय कौन से एड में आएगा, अदर सोर्स में डाल देते हो आप ज्यादातर इसको, जब भी मैं सवाल डालता हूँ बनाता हूँ। अरे पार्टनर को मैं खुद का ही रेम्यूनरेशन ले रहा हूँ, खुद की सैलरी ले रहा हूँ, वो मेरा खुद का ही तो बिजनेस है, तो मेरे लिए वो किसकी इनकम मानी जाएगी, बिजनेस की। मैं खुद ही तो बिजनेस का पार्टनर हूँ, तो मेरे को मिलने वाली सैलरी, मेरे को मिलने वाला बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कौन से एड की इनकम बन जाएगी, पीजीबी। हाँ, इसकी जगह एमपी एमएलए की सैलरी होती, तो एमपी एमएलए की आपको अदर सोर्स में कराई हुई है। पार्टनर की हमेशा याद रखना, ये 7वां पॉइंट 6वां पॉइंट दोनों ही काम के रह जाएंगे क्या याद। एक तो 6वां तो क्या है, कस्टमर से मिलने वाला कोई भी बेनिफिट क्या है, प्रिक्विटीज। 7वां क्या है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन। ये मैंने बहुत डाउट देखा है इस पॉइंट में, हमेशा बच्चे अदर सोर्स में कर देते हैं इसको। अरे पार्टनर को अपने ही बिजनेस से प्राप्त हो रहा है, वो उस बिजनेस का मालिक भी है और उसी से वो कोई चीज ले रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी ले रहा है, तो वो कौन से एड की इनकम माननी है, बिजनेस की, पार्टनर को जो मिलने वाली चीज है। 8वां क्या आ जाता है, नॉन कॉम्पिटिंग फीस या एक्सक्लूसिविटी फीस भी बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिविटी फीस, नॉन कॉम्पिटिशन फीस। ये क्या होती है, कोई बिजनेस नहीं करने की फीस, कोई काम नहीं करने की फीस। जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं सीए पढ़ाऊंगा, दूसरी कोचिंग वाले को सबसे ज्यादा पहले दिक्कत किसको होगी, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जो अभी फिलहाल सीए पढ़ा रहा है, वो क्या कहेगा कि सर आपकी अभी भी बुक खत्म नहीं हुई क्या, ये पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं कहूंगा नहीं मेरे को तो पढ़ाना है, अब मैं अड़ ही जाऊं तो उसको नुकसान होना स्वाभाविक है। मैं चाहे 10 स्टूडेंट तोड़ू, 20 स्टूडेंट तोड़ू, नुकसान किसको होगा, मेरे कॉम्पिटिटर को। दूसरा नुकसान उसको ये भी होगा कि मैं हो सकता है, अब मेरा प्लेट भरा हुआ है, मैं क्या कहूंगा, ये वाले बच्चों को आधी फीस में आ जाओ, पढ़ लो, आप तो बैठो। अब उससे दूसरी कोचिंग वाले को भी फीस तोड़नी पड़ेगी, वो 20,000 रुपए लेता है, तो उसको भी अब क्या करने होंगे, मेरे से कम या मेरे बराबर रखने होंगे, वरना उसके पास कोई नहीं जाएगा, 10-20 की जगह 50 आ जाएंगे, होगा ना नुकसान। तो वो मेरे पास अपने आप चला के आएगा 2 दिन बाद, वो बोलेगा सर आपको क्या चाहिए पहले वो बता दो, सर आपको क्या चाहिए, मैं कहूंगा ये चाहिए, नॉन कॉम्पिटिंग फीस, एक्सक्लूसिविटी फीस, मीन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मुझे क्या दोगे बताओ। इस बात के देने को तैयार हो जाते हैं, इस बात के लोग देने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि मैं एथिकल हूं, मैं नहीं लेता ऐसी चीज, लेकिन ये के इंस्टीट्यूट वाले हैं वो पहले बना के रखते हैं, मतलब और कोई काम है दूसरे को बाद में याद करेंगे, पहले मेरे को याद करेंगे, पटवारी जी आप सही होना, कुशल मंगल होना, मतलब वो अपने आप ही मेरे से प्रेम भाईचारा बना के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है अगले का दिमाग घूम गया, कल को वो सीए पढ़ाने लग गया तो अपना काम खराब हो सकता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप सीएस मत पढ़ाना, हमारे क्या चलता है कि तुम सीएस मत पढ़ाओ, मैं सीए नहीं पढ़ाऊंगा, बात बराबर। तो वो क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिंग। लेकिन कई जगह इस चीज का पैसा भी ले लेते हैं लोग कि भाई मैं ठीक है ये काम नहीं करूंगा, मैं अगले को बोलूं कि ये काम मैं नहीं करूंगा लेकिन मेरे को साल के इतने लाख रुपए दो, तो वो अगर पैसे मेरे को मिलते हैं तो वो कौन सी एड की इनकम बन जाएगी, पीजीबीपी की इनकम, एक्सक्लूसिविटी फीस, या इसको क्या बोला जाता है, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। तो ये कौन सी एड की इनकम है, पीजीबीपी। नाम आता है इसके बाद में, देखिए कौन सा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर
कोई व्यापारी ने, कोई बिजनेस ने, ये पहले भी बताया था सैलरी हेड में भी, आपको याद हो तो, अगर आप कंपनी के टॉप अधिकारियों का इंश्योरेंस करवा रखा है, कंपनी के एमडी का, सीएस का, सीएस कंपनी की सबसे बड़ी एसेट्स में से एक है, ठीक है ना। तो सीएस अगर मर जाता है तो स्कूल का, जैसे प्रिंसिपल अगर मर जाए तो क्या हालत होती है, स्कूल दिक्कत होती है ना, तो वही बात है। तो सीएस का भी इंश्योरेंस करा के रखता है, एमडी का, सीईओ का, इन सब का, कि ये बीच में छोड़ के चले गए तो भी उसको पैसे मिल जाते और मर गया तो भी। पैसे किसको मिलेंगे? कंपनी को, क्योंकि इंश्योरेंस भी किसने लिया है? कंपनी ने। प्रीमियम भी कौन भर रही है? कंपनी। तो पैसे भी मरने पे किसको मिलेंगे? कंपनी को। अब मान लो कंपनी को वो पैसे मिले, कंपनी खुद के पास ही रखेगी, जनरली खुद के पास रखेगी, तो वो कौन से हेड की इनकम बन जाएगी? बिजनेस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर वो मरने के बाद उसके घर वालों को दे दे, कंपनी जनरली देगी नहीं क्योंकि इंश्योरेंस खुद ने करवाया, अगर घर वालों को दे दे मरने के बाद, तो अदर सोर्स की इनकम, यही की मैन किस में आ सकता है? अदर सोर्स में। और अगर अगला कर्मचारी मरा नहीं, जिंदा है, उसकी पॉलिसी बस पूरी हो गई, फिर भी पैसे मिले जिंदा होने पे, और कंपनी खुद रखने के बजाय कुछ पैसा उसको दे दे, तो वो कौन सी हेड की इनकम? सैलरी की। अगर कर्मचारी को पैसा मिलेगा तो सैलरी, उसके घर वालों को पैसा मिलेगा, अदर सोर्स, और कंपनी अगर सारा पैसा रख ले ह्यूमन इंश्योरेंस का, तो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। ये तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये आपको सैलरी में भी बताई थी ये बातें। 10वां देखिए क्या है? सेल्स प्रोसीड ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। सेल प्रोसीड ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। सेल प्रोसीड ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब कुछ आप 14 बिजनेस के नाम पढ़ोगे इस चैप्टर में, एक सेक्शन आएगी 35 एडी, उसमें कुछ बिजनेस आएंगे, होटल का, हॉस्पिटल का, ऐसे। उन बिजनेस को अगर हम बेच देते हैं तो उनको बेचने से जो मुनाफा होगा ना, वो भी कौन सी हेड की इनकम मानी जाएगी? पीजीबी। केवल वो 14 बिजनेस, 14 बिजनेस पड़ेंगे, उनको बेचने से इनकम होगी, वो पीजीबीपी की। उनके अलावा किसी और बिजनेस को बेचेंगे, वो पीजीबीपी में नहीं आएगा, वो कैपिटल गेन में चला जाता है बाकी का। ये 14 बिजनेस की बात है। तो ये 10 पॉइंट है, देखो अब याद हो सकते हैं अगर आप याद करना चाहो तो। पहला, पीजीबीपी में हम पढ़ रहे हैं कौन कौन सी इनकम जो पीजीबीपी में आती है, फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से खर्चे जो बिजनेस में आते हैं, दिखा सकते हैं। तो पहली इनकम पीजीबीपी की। दूसरी, कोई पर्सन को कंपनसेशन मिला है, जो मैनेजमेंट कर रहा है किसी इंडियन कंपनी का या और कोई कंपनी का, इंडिया में मैनेजमेंट कर रहा है, और जिसको कंपनसेशन क्यों मिला? टर्मिनेशन या जॉब जो है उससे मॉडिफिकेशन हो गया, उसका कोई शर्त बदल गया, इसलिए। थर्ड, कोई एजेंसी को टर्मिनेट करने पे कंपनसेशन मिला। फोर्थ, कोई ट्रेड, प्रोफेशनल या और कोई सिमिलर एसोसिएशन है, उसको सब मेंबर्स को सर्विस देने से कोई इनकम हुई। फिफ्थ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। सिक्स, बेनिफिट और फैसिलिटीज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कोई फायदा मिला। सातवां, पार्टनर को, याद रखना, पार्टनर को मिलने वाला सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, जो भी फर्म से मिलेगा वो सारा पीजीबीपी की इनकम। आठवां, नॉन कॉम्पिटिंग फीस, प्रतिस्पर्धा नहीं करने की फीस, एक्सक्लूसिविटी फीस। नवा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, महत्वपूर्ण कर्मचारियों का बीमा। और 10, सेल प्रॉफिट, बेचने से जो रुपया मिलेगा कुछ स्पेशल बिजनेस को बेचने से, वो भी इसमें आ जाएगा पीजीबीपी। तो ये 10 नाम है, कितने दिन में याद हो सकते हैं? 10 तक से बता। पढ़ाई कर लेना, आप देख लेना, तो ध्यान रख लेना, दिवाली थोड़ी दिन की है, बाद में मैं वापस रेडी होने वाला हूं। 10 नाम है, वापस बताओ। पीजीबीपी की इनकम, पहले तो बिजनेस करने की। सेकंड, कंपनसेशन मैनेजमेंट पर्सन को। थर्ड आपको बताया, इसके बाद में कंपनसेशन जो अपने एजेंसी वाले बिजनेस में मिलता है। फोर्थ, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जो अपने प्रोफेशनल, ट्रेड, एसोसिएशन, इन सबको इनकम होती है। फिफ्थ, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ये होते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें टारगेट दिए हुए होते हैं सरकार के, उन टारगेट को अचीव करते हैं तो कुछ हमें सरकार नकद पैसा, अवार्ड, रिवार्ड वो सब देती है, कई बार टैक्स का रिफंड देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं उसको, तो वो सब आ गया। 6, बेनिफिट या प्रिक्विजिट्स जो एम्प्लॉय से मिले। 7, पार्टनर सैलरी कमीशन। 8, नॉन कॉम्पिटिंग फीस। 9,
स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, और 10 हाँ जो भी अपने इसको स्पेसिफाइड बिजनेस को बेचने से पैसा मिलेगा वो। अब इनमें कोई पॉइंट वापस पूछना हो तो बता देना। एनजीओ भी इंक्लूड है इसमें, एनजीओ ही होते हैं ये, तुम जो बात कर रही हो मनीषा, ये एनजीओ ही होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, बस वो व्यापार से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ट्रेड या प्रोफेशनल मेंबर्स की, या तो दुकानों के व्यापारियों की, फैक्ट्री के मालिकों की, या अपने सीए सीएसआई इन लोगों की, वो एसोसिएशन होनी चाहिए। ये देखो सेक्शन 28 हो गई, हमने 28 में क्या पढ़ ली, इनकम, जो इनकम इंक्लूड होगी किसमें, पीजीबीपी में, इनकम इंक्लूडेड इन पीजीबीपी। अब सेक्शन आएगी 29, 29 कंप्यूटेशन करने को लेके एक टेबल बनी हुई है, देखो नीचे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, बिजनेस की इनकम कैसे निकाली जाए उसका एक फॉर्मेट बनाया हुआ है इसमें, इनकम कैसे निकाली जाए किस हेड की, पीजीबीपी। ये फॉर्मेट आपके नहीं काम आएगा, ये फॉर्मेट बड़े सवाल करते हैं उन्हीं में काम आता, आपके छोटे सवालों में नहीं यूज होता। तो इस सेक्शन का आप एक काम खत्म हो गया, कम हो गया। सेक्शन कौन सी में आ जाइए फिर, 30, कौन सी सेक्शन शुरू हो रही है, ध्यान दीजिए, 30। इसका हेडिंग क्या है देखिए, 30 से पहले मैं आपको एक हेडिंग बता दूं, देखो इसका, से लेके 36 तक सारी सेक्शन अब जो आएगी वो अलाउड एक्सपेंसेज को लेके आएगी, अलाउड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज डेट आर अलाउड टू बी शोन इन पी&एल। अभी तो आपने पढ़ा इनकम कौन कौन सी पी&एल में आती है, भाई जिसको इनकम को पीजीबीपी हेड में शामिल करेंगे। अब ये बताएगा खर्चे कौन कौन से बिजनेस में दिखा सकते हो, मीन जो खर्चे व्यवसाय के अंदर आ सकते हैं। हम पी&एल में लिखते हैं ना भाई बहुत सारे खर्चे, पी&एल में परचेज भी लिखते हो, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, सेलिंग एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, सारे बहुत सारे खर्चे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये बताएगा कि खर्चे आप कौन से लिख सकते हो कौन से नहीं, क्योंकि बिजनेस की इनकम निकालना सीए इनके सरकार के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग हो सकता है जानबूझ के फालतू के खर्चे दिखा दे और हमारा प्रॉफिट की जगह हम क्या दिखा दे, लॉस, किसके चक्कर में, टैक्स बचाने के लिए करते हैं लोग। जैसे मेरे को सीए बोलेगा, दोस्ती है वो आपस में तो चलता रहता है, वो बोलता है कि सर आपका इस साल का कोचिंग से 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, मैं कहूंगा नहीं मेरे को तो 1 लाख से ज्यादा नहीं दिखाना प्रॉफिट। वो कहता है सर आ रहा है, क्या करूं मैं कहूंगा दिखा दे, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन इतना दिखा दे, ये एक स्टाफ की सैलरी एक्स्ट्रा और दिखा दे, एक स्टाफ की दिखाते क्या हो जाएगा, साल भर की 1.5-2 लाख का खर्चा बढ़ गया, तो 1.5-2 लाख का खर्चा बढ़ते ही प्रॉफिट 4 का आ रहा है, उसका कितना हो जाएगा, सीधा 2 लाख का हो जाएगा। और भी कोई 2-4 खर्चे उधर इधर के जुड़वाऊंगा, प्रॉफिट में ले आऊंगा 10,000 रुपए पे, कि प्रॉफिट कितना हुआ कोचिंग चलाने से, 10,000 का हुआ, तो 10,000 के प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगेगा, फिर भी कितना लग जाएगा, 3,000 का टैक्स। तो टैक्स कौन देना चाहेगा, आप दे देते हो क्या मेरे को, तो इंसान कम देना चाहता है, देना तो पड़ता है। अब 10,000 का जमाना नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों की फीस 1 नंबर में आने लग गई, उसको भी दिखाना पड़ता है, खर्चों को भी 1 नंबर में दिखाना पड़ता है। आप कहोगे सर आप मर्जी से दिखा दिया करो, इसमें मर्जी से नहीं दिखा सकते, आप पढ़ोगे नियम आएंगे कई। 10,000 से बड़ा खर्चा होता है ना, वो सारा किससे दिखाना पड़ता है, ऑनलाइन अकाउंट से। 10,000 से बड़ा खर्चा हम नकद में दिखा ही नहीं सकते, और दिखा ही नहीं सकते तो हम खर्चा कितना बढ़ाए, ये बताओ। तो खर्चे पे भी दिक्कतें आती है, और इनकम सारी 1 नंबर में आने लग गई, खर्चे हो रहे हैं वो 2 नंबर में हो रहे हैं, उनको 1 नंबर में दिखाने की समस्या है। कि कोई स्टाफ आया सैलरी लेके चला गया 20,000, अब वो तो नकद में ले गया, मेरे को उसको कैसे दिखाना पड़ेगा, 1 नंबर में, मतलब मुझे अकाउंट से निकाले हुए दिखाने पड़ेंगे किसी स्टाफ के नाम। तो प्रॉब्लम ज्यादा ये रहती है, सारे खर्चे हम प्रॉपरली दिखाई नहीं पाते, और खर्चे नहीं दिखा पाते तो इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो टैक्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है। आज से 3-4-5 साल पहले तक वो चलता था जो मैंने आपको 10,000 का बताया था, आजकल नहीं चलता। उस टाइम पैसा आता भी
सारा केस था और जाता भी कैसे थे केस। आजकल सारा पैसा आता भी एक नंबर में और खर्चे भी ऑलमोस्ट आप पेटीएम, फोन पे, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, सारे खर्चे इन्हीं से हो रहे हैं, नकद सारे कम हो गए। तो इन चक्कर में पहले से सिस्टम बहुत बदल गया। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 30 से 36 किस चीज की आएगी, अलाउड खर्चे। आंखें खुली रखो, ध्यान से देखते रहना, मैं इनको पूछ सकता हूं आपको कभी भी। सेक्शन पहले स्टार्ट हो रही है 30, ये किसको लेकर के आ रही है, देखो बिल्डिंग। बिल्डिंग के कौन कौन से खर्चे घटा सकते हैं, कौन कौन से खर्चे दे रखे हैं, देखो बिल्डिंग के संबंध में, रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर और इंश्योरेंस, 5 खर्चे एक बिल्डिंग के संदर्भ में, 5 खर्चे आपको P&L में दिखाने की इजाजत है। अगर वो बिल्डिंग बिजनेस के काम आ रही हो तो शर्त ये भी है, बिल्डिंग घर की नहीं होनी चाहिए कि मैं घर का बिजली का बिल यहाँ पे दिखाऊं, क्या होना चाहिए, बिजनेस का। रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर और इंश्योरेंस बिल्डिंग के संदर्भ में, ये 5 नाम लो। रेंट अगर किराए की बिल्डिंग है, और रेंट और टैक्स और रिपेयर और इंश्योरेंस, ये 5 खर्चे, ये किसमें से दिखाने, P&L में। एक बिल्डिंग मैंने किराए पे ले रखी है, मान लो ये कोचिंग की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का क्या क्या खर्चा लगता होगा, रेंट लगता होगा, रेट, रेट में क्या आ गए तरह तरह के खर्चे, जैसे इसका मान लो रेंट अपने बिजली का बिल आता है तो वो भी इसका अपने को चुकाना पड़ेगा, और कोई पानी का बिल आता है तो वो सारा भी आ गया, बिल्डिंग का और कोई खर्चा आता है मेरा, वो रेंट, रेट, बिजली का बिल आ गया, टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स लगता है, हाउस टैक्स, वो भी बिजनेस के काम आ रही है ना ये, इसलिए घर की होती तो वो हाउस प्रॉपर्टी है, अलग ही है। बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग का रेट, बिल्डिंग का टैक्स, बिल्डिंग का रिपेयर, मान लो टूट फूट रिपेयरिंग का खर्चा, खुद की बिल्डिंग हो या किराए की हो करना ही पड़ेगा, और इंश्योरेंस, अगर मैंने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है वो। रेंट, रेट, रिपेयर, इंश्योरेंस और टैक्स, ये 5 खर्चे बिल्डिंग के संबंध में दिखाए जा सकते हैं। डेप्रिसिएशन भी दिखाते हैं दिखाने को, अगर खुद की बिल्डिंग हो तो, लेकिन उसका एक अलग सेक्शन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का अलग समझेंगे हम। इन 5 को याद रखो कि सर एक बिल्डिंग के, देखो इनमें वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना है, नोट्स में कोई भी चीज में ये नहीं लगवाता कि इंपॉर्टेंट है, पहली बात जनरली, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, बिना काम की चीज हमने पहले ही क्या कर दी, फिल्टर कर दी इसमें से, तो आपको सारी चीजें काम की है। ये 5 खर्चे बिल्डिंग के दिखा सकते हैं, व्यापार की जो बिल्डिंग है उसकी, जैसे बिल्डिंग का किराया भी लगता होगा, मेरे बिजली का बिल भी आता होगा, हाउस टैक्स भी लगता होगा, रिपेयर का खर्चा भी लगता होगा, इंश्योरेंस का खर्चा भी लगता होगा, रोज रोज लगते रहते हैं ये खर्चे, तो कभी इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, कभी प्लम्बर आ रहा है, कभी कुछ, कभी बिजली का बिल, कभी और कोई का, ये खर्चे कॉमन है। तो ये बिल्डिंग के खर्चे 5 आ गए। इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर एंड कैपिट, रिपेयर, रिपेयर के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रिपेयर के ब्रैकेट में क्या है, नॉट कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर की रिपेयर नहीं होनी चाहिए। कैपिटल नेचर की क्या होती है, जिसमें मैंने बिल्डिंग में कुछ जोड़ दिया एक्स्ट्रा, जैसे बिल्डिंग में मैंने मान लो टॉयलेट वॉशरूम बनवा दिया, एक फ्लोर ऊपर एक्स्ट्रा और बनवा दिया, 3 शेड लगवा दी, और जैसे पार्टीशन के लिए मैंने अपने अलग अपने एल्युमिनियम लगा दिया, तो वो तो कैपिटल नेचर का हो गया, उसका फायदा तो कई सालों तक मिलेगा, हो गया कि नहीं, कि मैंने बिल्डिंग में क्या कर दिया, टॉयलेट बनवा दिया, बिल्डिंग के अंदर किधर मान लो जैसे कोई अलग से छत डलवा दी, तो वो तो बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो गया, बिल्डिंग का क्या हो गया, विस्तार, उसको कैपिटल नेचर का कहते हैं। वो नहीं दिखाना P&L में, वो नहीं दिखाना, कैपिटल नेचर का नहीं दिखाना रिपेयर, छोटा मोटा रिपेयर दिखाओ, जैसे दिवाली पे व्हाइट बात करवा दी, कोई कहीं टूट फूट आ गई, लिपाई पुताई करवा दी, ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। तो रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर और इंश्योरेंस फॉर द प्रमाइसेस, कौन सी बिल्डिंग का, यूज्ड फॉर बिजनेस, जो किसके काम आ रही है, बिल्डिंग बिजनेस के काम आ रही है, और प्रोफेशन या प्रोफेशन के काम आ रही है, शैल बी फुल्ली अलाउड, इस खर्चे को पूरे को अलाउ करेंगे। हम पढ़ रहे हैं खर्चे, कई जनों को इस चैप्टर में क्या बाद में बोलते हैं कि सर आप पढ़ा क्या रहे थे, वो नहीं पता था मुझे, कुछ तो वो इसलिए कि बीच में आप नींद ले लेते हो, तो नींद नहीं लेनी, चैप्टर में अब सेक्शन चलेगी 30 से 36 तक, किसकी चलेगी, कौन कौन से खर्चे आप P&L में दिखा सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स सोच समझ के खर्चों के नाम लिख रहा है, हम फालतू के खर्चे दिखाने लग जाएंगे वरना, और फालतू के खर्चे दिखाएंगे तो व्यापार का खर्चा बढ़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा हमें,
तो लोग जानबूझ के खर्चे ना दिखाए। दूसरा क्या रहा है, देखो 30 सेक्शन पूरी हो गई, कोई डाउट है क्या इसमें? 5 खर्चे, 5 की जगह छठवां कोई नाम अपनी मनमर्जी से मत जोड़ना, ठीक है ना? कानून में यही है, फिक्स तो लिखा हुआ है वही बस याद करो। रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर और इंश्योरेंस। यहाँ टैक्स का अर्थ घर पे लगने वाला टैक्स, बिल्डिंग पे, जैसे दुकानों पे, बिल्डिंगों पे लगने वाला हाउस टैक्स। है क्या कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को नहीं है? चलो फिर आगे 31। 31 किसकी दे रखी है देखो, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, तो ये ना किसके, ऑफ प्लांट एंड मशीन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। प्लांट, मशीन और फर्नीचर, इसका लगने वाला रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्चा। देखो रिपेयर और इंश्योरेंस सिर्फ 2 ही खर्चों की बात है, 5 की नहीं है, रेंट की बात नहीं है। ऊपर वाले में तो 5 थे, रेंट, रेट और टैक्स, यहाँ पे 2 ही है, रिपेयर और इंश्योरेंस। जैसे मान लो साल भर में हमें क्या करना होता है, कम से कम 1 या 2 बार कारपेंटर को बुला के फर्नीचर रिपेयर करवाना होता है। आप तोड़ते रहते हो आजकल, तो फिर भी ऑफलाइन कमा रहे, वरना तो ब्रेक में काम ही यही करते थे। वो फर्नीचर जो टूट फूट आती है उसको हमें क्या करवाना होता है, ठीक, नया फर्नीचर कुछ ना कुछ साल में बनाना ही पड़ता है। वो रिपेयर, जो पुराने की रिपेयरिंग करवाएंगे उसका खर्चा, नया बनाएंगे वो नहीं, पुराने की रिपेयरिंग। और इंश्योरेंस, अगर कोई प्लांट का, मशीन का इंश्योरेंस करा रखा है वो, तो प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इनका इंश्योरेंस और रिपेयर। रिपेयर का खर्चा चलता ही रहता है। ऑफिस के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं, कभी प्रिंटर खराब हो गया, कभी लैपटॉप हो गया, कभी ऑफिस का और कोई सामान हो गया, कभी अपने पंखे, कूलर, एसी ये खराब हो गए, तो वो इनकी रिपेयर का खर्चा भी किसमें आएगा, इसी में, रिपेयर और इंश्योरेंस। 2 ही खर्चे हैं। तो इतने क्या पूछता हूं तब सोचते हैं कि 2 ही क्या नाम बताए सर को, 2-4 और बोले तो फिर बढ़ा के बताते हो, वो नहीं करना काम। इनकम टैक्स में जितना चला है उतना ही, बिल्डिंग के 5 खर्चे और प्लांट, मशीन और फर्नीचर के 2। सर, हाँ, सर इसमें डेप्रिसिएशन नहीं ला सकते सर, मशीन और डेप्रीशिएशन प्लांट की पे? अलग सेक्शन आएगी, बोला ना मैंने, डेप्रीशिएशन की अलग आएगी। सेक्शन 31 में नीचे ओके सर। लिखा है, डेप्रीशिएशन को आप अभी छोड़ो। इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयर, एक तो रिपेयर का खर्चा जो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, और दूसरा इंश्योरेंस का खर्चा। मशीन, प्लांट और फर्नीचर जो बिजनेस के काम आ रहा हो, वो फर्नीचर किसके काम आना चाहिए, बिजनेस के। तो बिजनेस के काम आ रहा हो तो उसको क्या कर देंगे, फुल्ली अलाउड, पूरा का पूरा अलाउ कर देंगे, फर्नीचर पे, मशीन पे काम आने वाला। नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, बिल्डिंग, प्लांट एटसेट्रा पार्टली यूज फॉर बिजनेस। ये भी हो सकता है ना कि सर पूरा बिजनेस के काम में नहीं आ रहा हो, तो पार्टली अगर काम आ रहा हो बिजनेस के, तो क्या करेंगे? जैसे मान लो हो सकता है ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें ऊपर में खुद रेजिडेंस बना लूं, नीचे कोचिंग चलाऊं, तो बिजली का बिल आएगा वो कंबाइंड आएगा ना, ऊपर का नीचे का एक साथ ही आएगा। किराया भी लगेगा, किराया भाड़ा भी मान लो वो पूरी बिल्डिंग का एक साथ लगेगा। अब उसमें मेरा रहने का भी आ गया और कोचिंग का भी आ गया, तो क्या पूरा खर्चा एक साथ P&L में लिखना चाहिए क्या? नहीं, जितना हिस्सा बिजनेस का है वही लिखना चाहिए ना, जितना हिस्सा बिजनेस का है उतना ही। तो कैसे निकालोगे? नीचे क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पार्ट ऑफ असेट यूज्ड फॉर बिजनेस। जितना बिजनेस के काम आ रही है उतनी ही बिल्डिंग का, उतने ही प्लांट का, उतने ही मशीन का खर्चा दिखाना है, जितनी बिजनेस के काम आ रही है। मान लो बिल्डिंग का साल भर में रिपेयर का खर्चा हुआ 60,000, क्या करवाई बिल्डिंग की, रिपेयर, और बिल्डिंग का 1/4 हिस्सा रेजिडेंस के काम में ले रहा हूं, 1/4 रेजिडेंस के और 3/4 कोचिंग के, बिजनेस के। तो क्या करना चाहिए भाई, 60,000 में से 1/4 15,000 का खर्चा तो इसका रेजिडेंस का हुआ है, और बाकी 45,000 वो बिल्डिंग का, कोचिंग का मान लो। तो P&L में कितना दिखा सकता हूँ, पूरा 60 या 45? 45, जितना बिजनेस के काम आया है उतना ही। मान लीजिए मेरे पास कोई कार है, वो पर्सनल यूज में भी आती है, कोचिंग के भी यूज में आती है, पर्सनल भी और कोचिंग के भी। 1/3 पर्सनल और 2/3 कोचिंग के। 2/3 किसके काम आती है, कोचिंग, और 1/3 पर्सनल। कार पे साल भर का उसका डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस सारा मिला के मान लो 1.5 लाख का खर्चा हुआ, 1,50,000। तो 150 में से
1/3 तो पर्सनल हो गया ना, कितना हो जाएगा 1/3? 1.5 लाख का 1/3 50,000, ये तो पर्सनल है, इसको मत दिखाओ। कितना हिस्सा? कार का 2/3 वो बिजनेस का दिखाना है। कार का 2/3 कितना हो गया? 1 लाख, वो बिजनेस का मानना है। हर चीज का दिखाते हैं हम। इवन मोबाइल का बिल आता ना, इसको भी हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर चार्ज दिखाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो खुद कोचिंग के एम्प्लॉई हैं, पढ़ा रहा हूँ कोचिंग, मेरा मालिक कौन हो गया? पार्थ CS जो इंस्टीट्यूट है वो मेरा क्या हो गया? बिजनेस। तो मैं जो मोबाइल का बिल आता है, मैं कहता हूँ फोन किसके आते हैं? बच्चों के आते हैं, क्लाइंट के आते हैं। मेरे क्लाइंट कौन हो? आप हो। तो आपके फोन आते हैं तो दिखाओ P&L में। तो ये कहता है सर आप बहुत बदमाशी कर रहे हो। इनका फायदा है भाई, साल का खर्चा मान लो, 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन, स्टाफ का मोबाइल का बिल, मेरा मोबाइल का बिल, कितने सारे बिल हो जाते हैं। इंटरनेट का बिल, वाईफाई का बिल, सारे किस में दिखाते हैं हम? बिजनेस। और कायदा भी बनता है व्यापार। इनकम टैक्स ये कहता है कि आपका फेयर जो भी खर्चा है बिजनेस का सारा दिखाओ, तो सारा खर्चा में हम दिखा सकते हैं। फिर अगली सेक्शन देखिए, इनमें दोनों में डाउट है क्या? कोई 30 31 में 30 बिल्डिंग की थी, 31 प्लांट मशीन और इक्विपमेंट की थी। इनमें कोई डाउट हो तो बोलो। बोलो, नहीं आ रहा डाउट? मैं पूछूं फिर तो? चलो क्या है कि बड़ी सेक्शन आ रही है 34 32 बड़ी सेक्शन आ रही है इसके अंदर, ध्यान दे लेना आप लोग। देखिए फिर 32 डेप्रीशिएशन। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर डेप्रीशिएशन नहीं दिखाएंगे क्या? तो डेप्रीशिएशन का खर्चा दिखाएंगे, और उसका पॉइंट अब आ रहा है कि डेप्रीशिएशन कितना दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, वो सारी बात आपको बता रहा है। तो डेप्रीशिएशन का एक्सपेंसेस कैसे दिखाया जाता है और किस तरीके से, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। बड़ी सेक्शन आएगी डेप्रीशिएशन 32, ये सारा मैं मिटा रहा हूं अब काम। डेप्रीशिएशन आपको तभी लगाना है जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो, और कौन सी चीज पे लगता है कौन सी पे नहीं लगता, वो सारी बातें भी देखिए। डेप्रीशिएशन सेक्शन स्टार्ट हो रही है 32। बिजनेस का एक बड़ा खर्चा, बिजनेस का बहुत ही बड़ा खर्चा होता है डेप्रीशिएशन के नाम का। आप जैसे फर्नीचर हम यूज कर रहे हैं, उन पे भी क्या लगता है? डेप्रीशिएशन लगता है। ये प्लांट मशीन जो भी, अपने कहने का मतलब इक्विपमेंट लगे हुए, चाहे पंखा लगा हुआ हो, चाहे कैमरा लगा हुआ हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे ऑफिस के अंदर अपने कोई इक्विपमेंट पड़े हो, सब पे क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन लगेगा। लेकिन इस बिल्डिंग पे मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि बिल्डिंग मेरी नहीं है, रेंटेड है, किराए पे। अगर ये मेरी खुद की हो तो मैं क्या लगा दूं इस पे? डेप्रीशिएशन। मालिक ही लगाता है डेप्रीशिएशन, मैं मालिक नहीं हूं बिल्डिंग का, बाकी सब चीज का मालिक हूं, लगा सकता हूं। तो देखिए डेप्रीशिएशन, दिस सेक्शन प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन द फॉलोइंग असेट। इसमें ये कहा गया है कि डेप्रीशिएशन आप नीचे बताई हुई असेट पे लगा सकते हो। कौन कौन सी असेट पे लगा सकते हैं? देखिए, टेंजिबल असेट। टेंजिबल में कौन कौन सी आ गई? बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, सिटिंग। लैंड पे नहीं लगता, आप ध्यान रखना। किस पे नहीं लगता? लैंड। लैंड पे कभी नहीं लगता। जमीन, मान लो इस बिल्डिंग को गिरा दे, कल को जमीन निकलेगी, वो वैल्यू कम हो जाएगी उसकी या ज्यादा आएगी? खरीदी है उससे वैल्यू बढ़ती है, जमीन की वैल्यू तो गिरती नहीं है। तो लैंड पे डेप्रीशिएशन नहीं लगाते। इंटेंजिबल असेट पे भी लगता है, इनकम टैक्स में इंटेंजिबल पे भी। नॉर्मली तो आपने नहीं लगाया होगा, लगाया क्या कभी इंटेंजिबल पे? जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, नो हाउ, इन पे नॉर्मली डेप्रीशिएशन नहीं लगता, लेकिन इनकम टैक्स इन पे भी लगाता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क सुने, व्यापार के चिन्ह होते हैं ये, इन पे भी, नो हाउ पे। तो याद रखिए कौन कौन सी चीज पे डेप्रीशिएशन लग रहा है। टेंजिबल में तो 4 नाम बताए इसने, कौन कौन से? प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग। और इंटेंजिबल में किस पे लग रहा है?
कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क और नो हाउ, इन सब चीज पे। फिर नीचे एक नोट भी पढ़िए, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन नहीं लगता। किस पे नहीं लगता? करंट असेट्स पे नहीं लगता। करंट असेट्स क्या होती है? जैसे स्टॉक, डेटर्स, केस, इन पे नहीं लगता। तो डेप्रिसिएशन करंट असेट्स पे नहीं लगता। और किस पे नहीं लगता? लैंड, खाली जमीन पे भी नहीं लगता। खाली जो जमीन होती है, प्लॉट या बिल्डिंग के नीचे जमीन है, उस पे भी नहीं लगता। जैसे आप कई बार साथ में बोल देते हो कि सर लैंड एंड बिल्डिंग, हमारी कोचिंग की लैंड एंड बिल्डिंग आप कहो कि सर 1 करोड़ रुपए की है। हमसे सीएसीएस क्या पूछेगा जो आपके अकाउंट्स बना रहा है? वो कहेगा बिल्डिंग कितने की है सर, लैंड कितने की है। मैंने कहा लैंड और बिल्डिंग 1 करोड़ की है ना। वो कहेगा नहीं, खाली बिल्डिंग बताओ कितने की है। मैंने कहा 80 लाख की। बिल्डिंग है 80 लाख की और 20 लाख की क्या है? जमीन है। तो वो कहेगा 80 लाख की बिल्डिंग पे ही सर डेप्रिसिएशन लगाना है, 10%, 5% जो भी। किस पे नहीं लगाना? लैंड पे नहीं लगेगा। याद रहेगी क्या बात? लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड नेचुरल है, नेचर की दी हुई है, इसकी वैल्यू बढ़ती है, कम नहीं होती। करंट असेट्स पे नहीं लगता, लैंड पे नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट जानते हो, व्यापार में खरीदते हो, उन पे नहीं लगता। और गुडविल पे भी नहीं लगता। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते कि सर ये कम हो रही होगी ना, इस पे भी लगाओ। इंसान की गुडविल कायदे से क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। खराब काम करेंगे तो कम हो जाएगी, वरना तो बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे उस पर? तो ये 4 चीजों पे नहीं लगता। करंट असेट, लैंड, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, इन 4 चीजों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ध्यान रहेगी ये बात। आगे देखिए फिर, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने की शर्तें क्या क्या है? डेप्रिसिएशन लगाने की शर्तें क्या क्या है? फर्स्ट, assessee must be the owner of house. assessee must be the owner of asset. हम उस असेट के क्या होनी चाहिए? मालिक होनी चाहिए, ओनर। हर छोटी छोटी चीज पे लगता है डेप्रिसिएशन। इवन मोबाइल खरीदा तो मोबाइल पे भी हम क्या लगाते हैं? साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बिजनेस में आप चाहे अपने पेरेंट्स को पूछ लेना, अगर वो बिजनेस चलाते हैं तो वो कहेंगे कि बेटा मोबाइल भी खरीदा ना, तो ये भी किसके पैसों से खरीदा है? बिजनेस के। और इन पे भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। कार पे भी लगता है, बाइक खरीद रखी है, बाइक पे भी, स्कूटी खरीदी है, स्कूटी पे भी, हर चीज। मैंने 3-4 स्कूटी रख रखी है, बिजनेस के नाम ही दिखाई दी, और हर साल उन पे क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। घर के नाम दिखाता तो नहीं लगा पाता डेप्रिसिएशन। और कायदा भी है भी, वो काम किसके आ रही है? बिजनेस के। तो डेप्रिसिएशन भी किस में लगेगा? बिजनेस। तो अस्सेसी क्या होना चाहिए? ओनर। सुनो, किराए पे ली हुई कोई भी चीज पे क्या नहीं लगा सकते? डेप्रिसिएशन नहीं लगा। अगर हमारी रेंटेड है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, इफ एनी एसेट, अगर कोई एसेट हैज बीन यूज्ड, अगर कोई एसेट आपने यूज करी है, पार्टली फॉर द बिजनेस, पार्टली तो किसके काम आ रही है? बिजनेस के। एंड पार्टली किसके काम आ रही है? प्राइवेट पर्पज, पर्सनल यूज के काम आ रही है। देन डेप्रिसिएशन शैल बी, तो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा ऑन दैट पार्ट, उसी हिस्से पे अलाउ होगा विच इज यूज्ड फॉर द बिजनेस, जो किसके काम आ रहा है? बिजनेस के काम आ रहा है। ध्यान से सुनो, अभी पहले भी आया था 30-31 में, वहां पे भी आया था ना, रेंट का, रिपेयर का, उनका खर्चा। मैंने कहा था कि कार पर्सनल यूज में जितनी आ रही है उतना हिस्सा मत दिखाना खर्चे का। बिल्डिंग जितनी पर्सनल यूज में आ रही है उतना रेंट नहीं दिखाना। वहां तो आया था रेंट का, रिपेयर का, इंश्योरेंस का वो खर्चा। अब कौन सा आ रहा है? डेप्रिसिएशन। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई असेट पार्टी करके, और पार्टी किसके काम आ रही है? बिजनेस के, तो डेप्रिसिएशन उतने हिस्से पे दिखाओ जो किसके काम आ रहा है? बिजनेस। मान लो कोई कार है 10 लाख की खरीदी हुई है, उस कार पे कानून कहता है कि 15% डेप्रिसिएशन सर लगा सकते हो। कितना? 15%। लेकिन वो कार 1/3 पर्सनल यूज में होती है, 2/3 बिजनेस के काम आती है। तो कितना हिस्सा डेप्रिसिएशन का दिखाए? कितना हिस्सा? 2/3। 2/3 कर लो सीधा। 10 लाख की कार, डेप्रिसिएशन कितना है कार पे? 15% बोला हुआ। और कार का 2/3 हिस्सा ही ऑफिस के काम आता है, तो 2/3 हिस्से पे ही डेप्रिसिएशन। कितना आ गया? 1 लाख। कार पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख। आगे क्या सुनने, गिन लो आराम से। 1 लाख रुपए आ जाएगा डेप्रिसिएशन कार पे। अगर ये पूरी बिजनेस के काम आती तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख होता।
और वो पर्सनल यूज में आ रही है, बिजनेस के काम आ रही है 2/3, तो 2/3 ही कितना लगेगा? 1 लाख। 1 लाख का ही लगेगा। फिर अगले साल कितना लगेगा? अगले साल 10 लाख में से 1 लाख लग गया, फिर अगले साल WDV कितना बचा? 9 लाख। 9 लाख फिर से 15% और फिर से क्या हो जाएगा? 2/3, तो कितना आ जाएगा? 90। ऐसे फिर 9 लाख में से 90 कम हो जाएंगे 8-10। मीन ये डेप्रीसिएशन आया ना, इतना ही दिखाना है। घर में कोई P&L थोड़ी बनाते हैं घर का पर्सनल, ये 2/3 डेप्रीसिएशन तो दिखा दोगे, बाकी 1/3 का क्या होगा वो दिखाते ही नहीं है, क्योंकि घर का कोई P&L थोड़ी बनाते हैं पर्सनल। तो वो 1 लाख का ही दिखाएंगे और 1 लाख ही कम होंगे। 10 लाख की में से 1 लाख कम हो गए, 9 लाख बचे। समझ लो क्या बात को? तो जितना हिस्सा बिजनेस के काम आ रहा है उतना हिस्सा ही डेप्रीसिएशन लगेगा, बाकी पे नहीं लगाना। समझ गए? एक बात तो पहले मैंने आपको बोली है, वो खास तौर पे याद रखना कि अगर लैंड और बिल्डिंग साथ में हो तो डेप्रीसिएशन हमेशा किस पे लगेगा? केवल बिल्डिंग पे, लैंड पे नहीं लगेगी। जैसे 1 करोड़ की जमीन बिल्डिंग दोनों साथ में, लैंड एंड बिल्डिंग, और उसमें से 20 लाख लैंड के, तो डेप्रीसिएशन खाली बिल्डिंग पे लगाएंगे, 80 लाख पे लगाएंगे। ध्यान रहेगी बात, बिल्डिंग और लैंड दोनों में से लैंड की अलग वैल्यू है तो उसको घटा दो। दूसरी बात क्या बताइए आपको, ये अगर ऑफिस और प्राइवेट मतलब बिजनेस के और पर्सनल दोनों यूज में अगर कोई एसेट काम में आ रही है तो डेप्रीसिएशन जितना हिस्सा बिजनेस के काम आ रहा है उतना ही निकालना है। जितना हिस्सा बिजनेस के काम आएगा उतना ही। दिक्कत है क्या इसमें? बोलो। नहीं है दिक्कत? थर्ड पॉइंट देखिए, फिर थर्ड तो पढ़ लिया। फोर्थ, इफ एनी एसेट, अगर कोई एसेट हैज बीन परचेज्ड इन प्रीवियस ईयर, अगर कोई मशीन, कोई एसेट्स, कोई बिल्डिंग पिछले साल मैंने खरीदी, पिछले साल प्रीवियस ईयर में, एंड इट हैज बीन यूज्ड, और अगर वो काम में ली गई और लेस देन 180 डेज, अगर 180 दिन से कम काम में आई है पिछले साल, जिसको 180 दिन से कम काम आई है मतलब 3 अक्टूबर के बाद यूज करी है इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल, देन हाफ डेप्रीसिएशन विल बी अलाउड। तो उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? हाफ। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कई बार ऐसा होता है कि कोई एसेट पिछले साल खरीदी है, मान लो ये तो पहले की थी पुरानी, तो पुरानी पे तो पूरे साल का लग गया, लेकिन हो सकता है मैंने पिछले साल 1 जुलाई को कोई बिल्डिंग खरीदी, या 1 जुलाई को मैंने कोई प्लांट खरीदा, कार खरीदी, 1 जुलाई को खरीदी, तो आप तो महीने गिनोगे कि सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने काम आई, 9 महीने का लगाए सर डेप्रीसिएशन। ऐसा नहीं, ये पीजीबीपी एड है। पीजीबीपी में क्या होता है, आप एक डेट याद रखो, 3 अक्टूबर की, गांधी जयंती से 10 अगले दिन। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को। उससे अगला दिन कौन सा है? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर से अगर पहले की खरीदी हुई और यूज करी हुई है तब तो पूरे साल का ही लगाना है, और 3 अक्टूबर के बाद खरीदी है तो हाफ रेट हो जाएगी, आधी रेट हो जाएगी। 3 अक्टूबर के बाद खरीदी हुई है तो आधी रेट, मतलब जैसे मान लो सोचिए कि मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की है या 60 लाख की है मान लो बिल्डिंग, और वो खरीदी मैंने 1 अगस्त को। कब खरीदी? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त के बाद मान लो उस पर रेट 10% है, तो 1 अगस्त अक्टूबर से पहले आ गई ना, 3 अक्टूबर से पहले, इसलिए इस पे पूरे साल का लगेगा डेप्रीसिएशन। 60 लाख का 10% कितना हो गया? 6 लाख। लेकिन वही अगर 1 अगस्त के बजाय 1 दिसंबर को खरीदता तो आधी रेट, आधी का मतलब 10 का आधा 5 कर लो, या इंटू 1/2 कर दो, इंटू क्या कर दो? 1/2, तो कितनी हो जाएगी? 6 लाख या 3 लाख। मान लीजिए पिछले साल मैंने एक कार बुक कराई, और वो कार बुक कराई जैसे मान लो 10 सितंबर को, 12 सितंबर को, 12 सितंबर को, 15 सितंबर को मैंने कार बुक कराई। कार का 10 लाख रुपए की कार थी, और वो मैंने कार जो है उस पे जैसे 15% डेप्रीसिएशन लगता है कार पे। कार पे डेप्रीसिएशन कितना लगता है? 15%, 15%। तो कार पे 15% अगर डेप्रीसिएशन लगता है, मैंने वो कार श्राद्धों में बुक कराई थी तो मैं बुकिंग लेके नहीं आया, मैंने कहा दशहरे पे लाएंगे सर। तो दशहरा कब आया? मान लो 10 अक्टूबर को, तो मैंने कार की डिलीवरी कब ली? 10 अक्टूबर।
और 10 अक्टूबर को ला करके उसको ड्राइव कर लिया, मतलब यूज कर लिया। तो इसमें आप बताओ आधी रेट लगाएं या पूरी लगाएं? खरीदी मैंने कार 10 सितंबर को, कार की डिलीवरी लेके उसका यूज चालू किया 10 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर से पहले की हुई या बाद की हुई? आधी लगेगी, आधी। परचेज की डेट नहीं देखते इसमें, देखो यूज करने की डेट कब की है वो देखी जाती है। पहली बार काम में कब लिया वो डेट देखो। इस पॉइंट को, चौथा पॉइंट वापस पढ़ो। इफ एनी एसेट, अगर कोई एसेट हैज बीन परचेज्ड इन प्रीवियस ईयर, अगर कोई एसेट पिछले साल खरीदी गई एंड इट हैज बीन यूज्ड, और अगर उसको यूज किया गया लेस देन 180 डे, यूज लिखा हुआ ना, यूज अगर 180 दिन के कम किया गया, मतलब 3 अक्टूबर के बाद खरीदी गई है तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। 3 अक्टूबर के बाद यूज करी गई है तो हाफ। मैंने कब से यूज करी भाई कार? 10 अक्टूबर से। तो 10 अक्टूबर से करी है तो इस पे क्या लगना चाहिए? हाफ रेट लगनी चाहिए 75। अगर मैं 10 सितंबर को ही ले आता ना डिलीवरी, तब तो पूरी रेट लग जाती, 15%, 1.5 लाख आ जाता। लेकिन वो मैंने बाद में यूज करी, इसलिए क्या लगेगा? हाफ रेट। हम लोग व्यापारी लोगों को हमेशा ये एडवाइस करते हैं, अगर मैं सीएस हूं तो प्रोफेशनल लोग होते हैं, हमें कोई पूछता है कि हमें सर कार कब खरीदनी चाहिए, बिल्डिंग कब खरीदनी चाहिए, कोई नई चीज असेट कब खरीदनी चाहिए, हम हमेशा अगले को क्या कहते हैं कि 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के पहले खरीदो, बाद की नहीं। बाद में खरीदोगे आटा खर्चा ही अलग होगा, हाफ रेट उस साल में, और पहले खरीद लोगे तो उस साल में क्या मिल जाएगा? पूरा खर्चा। आधे मेरे पूरे में फर्क है ना। ये कार पे या तो कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? 75,000, और ये अगर 2 अक्टूबर के पहले डिलीवरी ले आते तो पूरा 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा सकते थे। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो कोई असेट कब खरीदनी है आप कैसे पता करोगे? आधी लगेगी या पूरी रेट? अगर पिछले साल ही खरीदी है 3 अक्टूबर 2020, याद रखो 3 अक्टूबर 2020, इसके पहले की खरीदी भी है तो पूरी रेट, बाद की खरीदी भी है तो हाफ रेट। पूरी 3 तारीख को खरीदी भी है तो भी पूरी रेट, 3 से बाद होते ही हाफ रेट हो जाएगी। याद रहेगा क्या? 5वां पॉइंट देखिए फिर, डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच असेट। डेप्रिसिएशन अलग अलग असेट का अलग अलग नहीं लगता इन ए ब्लॉक, एक ब्लॉक में। फॉर ईच असेट, अलग अलग असेट का अलग अलग नहीं लगेगा। एक ब्लॉक इज मेड, बल्कि एक ब्लॉक बनाया जाता है ऑफ दोज, उन असेट्स का एक ब्लॉक बनाएंगे हैविंग सिमिलर रेट, जिनकी एक जैसी रेट हो, उनका एक ब्लॉक बनाया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा, और डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन सच ब्लॉक। पूरे ब्लॉक पे एक साथ डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन अलग अलग असेट्स पे अलग अलग नहीं लगता। मतलब जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरे पास ये फैन है, वॉल फैन इतने, सीलिंग फैन इतने, और दूसरे पे स्टैंडिंग फैन इतने, टेबल फैन, अब है तो सब फैन ही ना, सब पे डेप्रिसिएशन 15% ही लगना है। अब अलग अलग का अलग अलग लगाऊं क्या? इसका खाता अलग खोलूं, उसका अलग, उसका अलग। क्या करना चाहिए? सारे फैन जोड़ दूंगा, सीलिंग फैन, वॉल फैन, टेबल फैन, और कोई फैन से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक आइटम जिसपे 15% रेट लगती हो, जैसे एसी भी इसी में जोड़ दूंगा, कूलर कोई लगा हुआ वो भी इसी में जोड़ दूंगा, और कोई मशीन है, प्रिंटर है, प्रिंटर भी इसी में आ जाएगा। लैपटॉप नहीं आएगा, लैपटॉप की रेट अलग है, प्रिंटर इसी में आ जाएगा, स्कैनर इसी में आ जाएगा, और कोई चीज जैसे कैमरा वो इसी में आ जाएगा। जो भी 15% की चीज है ना, सारी एक जैसी, उनका एक ग्रुप बना लूंगा। क्या लिखूंगा मैं? इक्विपमेंट। ये सारी चीजें क्या हो गई मेरी? इक्विपमेंट। रेट कितने लगा दूंगा? एक साथ 15। हो सकता है कोई इक्विपमेंट नया खरीदा हो इस साल, कोई बेचा भी हो, सबको इसी में काम एक ही ब्लॉक में करूंगा। मतलब अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर भी एक साथ, कोई बेंच हो, चाहे चेयर हो, चाहे स्टूल हो, चाहे टेबल हो, चाहे कोई और कुछ हो, सबका टोटल एक साथ लग जाएगा। सारे का ब्लॉक पे लगता है, मतलब डेप्रिसिएशन रेटे आएगी इनकी। फर्नीचर पे 10 लगेगा, आगे आ जाएगा, प्लांट पे, फर्नीचर मशीन पे 15। अगला देखिए 6वां, क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन शैल अप्लाई। डेप्रिसिएशन का दावा हमेशा रहेगा, वेदर और नॉट असेसी हैज क्लेम्ड, चाहे असेसी ने दावा किया हो या नहीं किया हो, डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, चाहे असेसी ने डेप्रिसिएशन दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, क्लेम जो है डेप्रिसिएशन का वो हमेशा रहेगा। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन शैल अप्लाई, ये हमेशा रहेगा, चाहे असेसी ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया हो या नहीं। मान लो कोई साल में डेप्रिसिएशन लगाना भूल गया,
तो भी इनकम टैक्स ये नहीं कहेगी कि सर भूल गए, तो इनकम टैक्स कहेगी कि नहीं मिलेगा। वो खुद अपनी तरफ से दिखा देंगे कि सर आपका इतना डेप्रिसिएशन हुआ। ब्लॉक तो रहेगा ही, असेट्स का WDV तो रहेगा ही, उसका वो खुद निकालेंगे। मतलब मेरी मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाएंगे कि मैं भूल गया, तो कहेंगे सर अब तो जाओ घर जाओ आप। ये नहीं, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं भी किया तो भी अलाउड होगा। और रेट चार्ट आ जाता है, इसके बाद रेट चार्ट हम कर लेंगे। एक पॉइंट इसमें आया नहीं शायद, पिछली बार लिखवाया हुआ था क्या, छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया। सेकंड पॉइंट एक छोड़ दिया हमने, assets must be used for the business and profession। assets किसके काम आनी चाहिए, बिजनेस के। अगर वो घर के काम आ रही है पूरी की पूरी तो नहीं दिखा सकते। जैसे घर के काम कोई चीज, मान लो मैंने टीवी खरीदा, घर के लिए खरीदा, तो उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी दिखाऊंगा बिजनेस में। घर के लिए मैंने कोई फ्रिज या एसी खरीदा, नहीं दिखाऊंगा बिजनेस। कई चीजें ऐसी भी होती है जिनका पैसिव यूज होता है, पैसिव यूज, एक्टिव यूज ना होके उन पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। पैसिव यूज का मतलब साल भर पड़ी रही, काम में नहीं आई, तो भी उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। लाइक ऐसी कोई चीज जिस पे डेप्रिसिएशन काम में नहीं आती है तो भी लग जाता है। तो मोबाइल फोन, मोबाइल, हाँ मोबाइल तो काम आता है जनरली। से यूज नहीं भी करते तब हाँ, भी उसका जैसे रेट कम ही एक्चुअली होता है। आपको इसका एग्जांपल बताऊं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, आग बुझाने वाले यंत्र, आग बुझाने के लिए लाल डिब्बे होते हैं, ये आग लगेगी तभी तो काम आएंगे। ऐसे थोड़ी कि साल में से डेप्रिसिएशन लगा रहा है, थोड़ा छिड़क करके आ जाए। तो वो डेप्रिसिएशन तो उन पे लगेगा 15%। मान लो आग बुझाने के डिब्बे लाख रुपए के खरीदे, 15%, 15,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। आग बुझाओ चाहे मत बुझाओ, वो डेप्रिसिएशन लगना है। वैसे वो वन टाइम यूजेबल होते हैं, आपको पता हो तो। एक बार लाल डिब्बा आपने काम में ले लिया, फिर वो फेंकना ही पड़ता है, कोई काम में नहीं आता वो चीज। तो वैसे वो डेप्रिसिएशन हर साल उनपे लगता जाएगा, नहीं यूज आ रहे तो भी लगेगा। अब बताओ ऐसा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है क्या जिसपे यूज नहीं करें साल भर में भी? नहीं याद आ रहा, सोचना, बहुत सारे होते हैं। फायर फाइटिंग की तरह। ठीक है, ब्रेक के बाद में आगे लेते हैं क्लास।